प्रिय विद्यार्थियों, मैं बसंत कुमार प्रवीण मैथ्स विद जीएस कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आए हैं जिसका नाम है इतिहास। और आज जानेंगे इतिहास कहते किसको हैं, इतिहास में पढ़ना क्या है और इतिहास हमारे लिए जरूरी क्यों। इतिहास की अगर हम बात करें तो आज के एग्जाम में जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वो 10th लेवल का एग्जाम हो या ग्रेजुएशन लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में इतिहास के क्वेश्चन देखे जाते हैं। और बदलते दौर में इतिहास भी अपने अलग तरीके से बदल रहा है। नए परिवेश के साथ हम लोग एक नए नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे इतिहास कहते किसको है, और उसके बाद प्रत्येक इतिहास के प्रत्येक टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम साथ में करेंगे। तो पहला आज है इतिहास, और इतिहास कहते किसको है तो ध्यान दीजिए। अगर हम बात करें इतिहास की तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से एक पढ़ते आ रहे इतिहास कहते किसको है तो अतीत में घटित घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है। लेकिन यह जो परिभाषा है अधूरा है, यह पूरा परिभाषा नहीं है। इतिहास किसको कहेंगे तो ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें इतिहास में तो अतीत में घटित वो सभी घटना जिसके घटने का हमारे पास प्रमाण हो, जिसके घटने का हमारे पास क्या हो, हमारे पास साक्ष्य हो या प्रमाण हो, साक्ष्य हो। और उस घटने से समाज पर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व धार्मिक प्रभाव पड़ा हो, वही क्या कहलाता है, वही इतिहास कहलाता है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अतीत में घटित घटनाओं को इतिहास कहते हैं, लेकिन वो क्या है, वो आधा अधूरा सच है, उसको हम इतिहास नहीं कहते। इतिहास किसको कहेंगे तो वो घटना जिसके घटने का हमारे पास क्या है, हमारे पास साक्ष्य है, और जिस घटना के घटने से समाज पर, कहां पर, समाज पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रभाव पड़ा हो, वही घटना इतिहास कहलाता है। यदि किसी घटना के घटने से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उस घटना का हमारे पास साक्ष्य है, फिर भी वह घटना इतिहास नहीं कहलाता है। अब आगे देखेंगे कि इतिहास की बात करें, इतिहास जो अगर है सब्जेक्ट है, इतिहास कहने का मतलब हिस्ट्री, और हिस्ट्री जो शब्द बना है एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है, इसका नाम है हिस्टोरिया। तो हिस्टोरिया नामक वर्ड से बना है हिस्ट्री, और इस हिस्टोरिया का मतलब होता है छानबीन। इसका मतलब होता है छानबीन कर जानकारी इकट्ठा करना, जानकारी जमा करना। और इस हिस्ट्री की बात करें, इस हिस्ट्री शब्द की बात करें, इसका प्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, इसका प्रथम प्रयोग किया गया था हेरोडोटस के द्वारा। किसके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। इसीलिए इस हेरोडोटस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, अर्थात इतिहास का जनक। यहां तक शायद कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं इतिहास कितने भागों में बटा है। अगर हम इतिहास के विभाजन की बात करें, और खास करके हम पढ़ेंगे कौन सा, तो हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का विभाजन। तो भारतीय इतिहास का जो विभाजन है, वह विभाजन दो आधार पर किया गया है। एक विभाजन है कालखंड के आधार पर विभाजन, और एक विभाजन क्या है, एक विभाजन है धर्म के आधार पर।
कालखंड की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास को कालखंड के आधार पर पहली बार यदि कोई व्यक्ति बांटा था तो उसका नाम क्या है, आप कमेंट कीजिए। इसका नाम है क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर सिलेरियस। क्या नाम है? सिलेरियस। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारतीय इतिहास को पहली बार कालखंड के आधार पर 3 भागों में बांटा। और वो कालखंड कौन सा है? तो वो कालखंड है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा अगर बात करें, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। अब आगे ध्यान दीजिए, बात करते हैं धर्म के आधार पर इतिहास को किसके द्वारा बांटा गया था। तो एक नाम आता है, एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है जेम्स मिल। और जेम्स मिल नामक इतिहासकार भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया। और वो विभाजन क्या था? तो सबसे पहला, जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास, इस प्राचीन इतिहास को इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने प्राचीन इतिहास को कहा हिंदू शासन का काल। हिंदू शासन का काल। वहीं अगर बात करें मध्यकालीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास को इन्होंने क्या कहा? तो मध्यकालीन इतिहास को इन्होंने कहा मुस्लिम मुस्लिम शासन का काल। शासन का काल। वहीं अगर बात करें हम तृतीय इतिहास की, जिसको हम लोग कहते हैं आधुनिक इतिहास, इस आधुनिक इतिहास को इन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि यह क्या है? यह है ब्रिटिश या ईसाई शासन का काल। ईसाई शासन का काल। शायद यहां तक कंप्लीट हो गया होगा, फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड में आप देखिए इतिहास। इतिहास कहते किसको? तो एकदम सिंपल परिभाषा, अतीत में घटित वो सभी घटना जिसके घटने का हमारे पास प्रमाण है। और जिस घटना के घटने पर समाज पर, जिस घटना के घटने से समाज पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक प्रभाव पड़ा हो, उसे ही क्या कहते हैं? वही घटना इतिहास कहलाता है। इतिहास की बात करें तो इतिहास यानी हिस्ट्री। हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? छानबीन कर जानकारी जमा करना या इकट्ठा करना। हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हेरोडोटस के द्वारा किया गया था। इसलिए हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का जनक। इन्होंने इतिहास शब्द यानी हिस्ट्री शब्द का पहली बार प्रयोग किस पुस्तक में किया था? तो इसका नाम है हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका किसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है? हेरोडोटस। तीसरे स्लाइड की अगर हम बात करें तो यहां भारतीय इतिहास का विभाजन लिखा है। और भारतीय इतिहास के विभाजन की बात करें तो एक विभाजन है कालखंड के आधार पर और एक विभाजन है धर्म के आधार पर। भारतीय इतिहास को कालखंड के आधार पर क्रिस्टोफर सिलेरियस नामक इतिहासकार ने विभाजित किया। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। वही बात करते हैं धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास को किसने बांटा? तो भारतीय इतिहास को बांटे हैं कौन? जेम्स मिल। कितने भागों में? तो 3 भागों में। कौन कौन? हिंदू शासन का काल, मुस्लिम शासन का काल और ब्रिटिश शासन का काल। तो ये हो गया इतिहास का विभाजन। अब आगे हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास जो है वह वास्तविक में कितने भाग में बटा है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, एकदम ध्यान से सुनना है। भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास जो है वह 3 भागों में बटा है। सबसे पहला इतिहास जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग कहते हैं प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास के बाद जो दूसरा इतिहास है इसको कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। क्या कहा जाता है? मध्यकालीन इतिहास। और मध्यकालीन इतिहास को ही क्या बोलते हैं? मिडाइवल हिस्ट्री। और तीसरा जो इतिहास है वह तीसरा इतिहास कहलाता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री।
यानी इसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री कहते। अब प्राचीन इतिहास, सवाल है कि प्राचीन इतिहास किसको कहेंगे और इसकी जानकारी के क्या स्रोत हैं। तो आगे हम देखेंगे जानकारी के क्या स्रोत हैं। पहले हमको यह देखना है कि प्राचीन इतिहास कब से कब तक के कालखंड को प्राचीन इतिहास कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अज्ञात काल से, किस काल से, अज्ञात काल से, यानी वह काल जिसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, वहां से लेकर 712 ईस्वी तक, एडी तक के कालखंड को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्राचीन इतिहास। और फिर अगर बात करें किसका, बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास का। इसकी शुरुआत कब माना जाता है, 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक का कालखंड, यही क्या कहलाता है, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरे इतिहास की बात करें तो तीसरा इतिहास क्या है, आधुनिक इतिहास। और इसकी शुरुआत कब हुआ था, 1707 ईस्वी में, और यह समाप्त कब हुआ, 1947, और कहीं कहीं हम देखते हैं 64 तक। तो ये भारतीय इतिहास। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठता है, जब इतिहास में हम अतीत में घटित घटना के बारे में जानते हैं, जब घटना अतीत का है तो फिर इसको 3 भागों में क्यों बांटा गया, क्या रीजन है। तो इसका रीजन परिभाषा में ही छुपा हुआ है। आप देखिए इसका जो परिभाषा है, क्या हम दिखाए हैं, उस घटना के, अतीत में घटित उस घटना के घटने से समाज पर क्या हो, समाज पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक प्रभाव पड़ा हो, वह घटना इतिहास कहलाएगा। लेकिन जब उस घटना के घटने से समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा हो, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा हो, तो इतिहास वहीं पर क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। जैसे हम बात करते हैं क्या, 712 ईस्वी में, आप ध्यान दीजिए, 712 ईस्वी में क्या हो रहा है, 712 ईस्वी में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास अलग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 712 ईस्वी में कोई ऐसी घटना घटी होगी जिससे हमारे समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा होगा। तो घटना क्या था, तो 712 ईस्वी में भारत पर पहली बार क्या हो रहा है, भारत पर पहली बार सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ है। सफल क्या हुआ है, सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ। और ये प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण था। और ये आक्रमण 712 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम कौन है, तो मोहम्मद बिन कासिम की बात करें, यह अरब के शासक कौन, अल हज्जाज, कौन, अल हज्जाज का सेनापति था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी था। इससे पहले अगर बात करें, 712 से पहले अगर बात करें, तो 712 से पहले भारत पर किसका शासन था, तो 712 से पहले भारत पर शासन था हिंदू शासकों का। लेकिन जैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया, अब धीरे धीरे भारत पर शासन शुरू हो गया किसका, मुस्लिमों का। हम बताए थे धर्म के आधार पर जेम्स मिल नामक इतिहासकार ने इतिहास को 3 भागों में बांटा। सबसे पहला जो था, प्राचीन इतिहास को जेम्स मिल कह रहे हैं, यह हिंदुओं का शासन है, यानी इस काल में भारत पर जो शासन होता था हिंदू का होता था। लेकिन 712 ईस्वी में क्या हुआ, एक नए धर्मों का समावेश भारत में हुआ, नए धर्मों का आगमन भारत में, यानी धार्मिक रूप से बहुत बड़ा क्रांति हुआ। इसलिए इतिहास को यहीं ब्रेक कर दिया गया। और फिर हम देखते हैं 1707 ईस्वी में मध्यकालीन इतिहास बट गया, आधुनिक इतिहास एक नया बन गया। अब यहां पर क्या हुआ, तो ध्यान दीजिए, यहां पर अगर बात करें तो एक मुगल बादशाह हुआ करते थे। मुगल बादशाह की बात करें तो यह मुगल बादशाह कोई और नहीं तो कौन हुआ करता था, औरंगजेब। कौन था, औरंगजेब। ध्यान दीजिए, अगर मुगल वंश की बात करें, मुगल वंश की स्थापना कौन किया था, बाबर। कब, तो 1526 ईस्वी में। किस युद्ध में, तो वो युद्ध हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1526 में लड़ा गया। खैर इसको अभी छोड़ देते हैं। बात आता है कब, 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है, भारत पर धीरे धीरे अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो जाता है। यानी
712 ईस्वी से लेकर 1760 ईस्वी तक भारत पर जो शासन चला है वो शासन लगभग मुस्लिम शासनों के द्वारा, मुस्लिम शासकों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको कहते हैं मुस्लिम शासन का काल, जेम्स मिल कह रहे हैं। और यहां पर अब औरंगजेब हो गई तो धीरे धीरे भारत पर अधिकार किसका हो गया? अंग्रेजों का, और जिसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश शासन का काल या ईसाइयों का काल। तो ये हमारा क्या था? इतिहास था। अब आगे अगर बात करें तो इन तीनों इतिहासों में सबसे बड़ा इतिहास कौन सा है? प्राचीन इतिहास है। अब ध्यान दीजिए, अभी क्या बोले? अज्ञात काल। हम जो ईस्वी की बात करते हैं वह ईस्वी दो प्रकार से हम बात करते हैं। एक कहते हैं ईसा पूर्व, क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व, जिसको बोला जाता है बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, और एक कहा जाता है ईस्वी, और इसको कहते हैं एडी, एना डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। अभी हम लोग कहां हैं? तो हम लोग हैं 2025 ईस्वी में। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय में, ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय में। अगर वही पूछ दे ईसा पूर्व, जैसे अगर आपसे पूछ दे कब का डेट, आपसे पूछ दे 2350 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म से कितना 100 साल पहले? 2350 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ। इसको एक लाइन में हम समझते हैं, जैसे समझिए मैथमेटिक्स में हम क्या देखते हैं, यहां बीच में है 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 करते, और इधर -1 -2 -3 -4 -5, और ये बीच का जो डेट है 0, और इसी को माना गया है ईसा मसीह का जन्म तिथि। और ईसा मसीह के जन्म के तिथि के बाद का जो समय है वो ईस्वी कहलाएगा, और इससे पहले का जो समय है वो ईसा पूर्व कहलाएगा। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास की बात करें तो अज्ञात काल, जिस काल की जानकारी हमारे पास नहीं है, आज से हजारों लाखों वर्ष पहले की बात करें तो वही पहले का कालखंड क्या कहलाता है? तो वो पहले का कालखंड कहलाता है ईसा पूर्व। ठीक है, अज्ञात काल लाखों हजारों साल पहले से लेकर हम ईसा मसीह के जन्म के 712 साल बाद तक की अगर बात करें तो वो इतिहास क्या कहलाता है? वो इतिहास कहलाता है प्राचीन इतिहास। और यह सबसे लंबा समय का, जैसे यहां देखते हैं लगभग 1000 साल का है, यहां देखते हैं तो लगभग 200 से 250 साल का है, लेकिन यहां अगर बात करें तो यह इतिहास लाखों करोड़ों वर्ष का है। अब इस तीन इतिहास में ध्यान दीजिए, हम बात करेंगे अभी किसका? तो हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। यानी प्राचीन इतिहास मतलब क्या? एंशिएंट हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में वह कौन कौन सा भाग है? तो सबसे पहला भाग हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद दूसरा अगर बात करें दूसरे इतिहास की, इसको कहते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल। दूसरा इतिहास क्या है? आर्ध ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो इतिहास है इसको कहते हैं ऐतिहासिक काल। इसको क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। कंप्लीट। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? तो एक चीज अभी तक नहीं बताए होंगे, बोले थे आगे बताएंगे, वो क्या है? तो आप परिभाषा में आप देखिए, परिभाषा में क्या लिखा है कि अतीत में घटित घटनाओं का हमारे पास क्या हो? साक्ष्य हो या प्रमाण हो। क्या हो? साक्ष्य हो या प्रमाण हो। तो ध्यान दीजिए, अतीत में घटित जितनी भी घटना है, अतीत में घटित जितनी भी घटना है, उन सभी घटना के घटने का जो हमारे पास साक्ष्य होता है, वह हमारे पास कौन सा साक्ष्य होता है? तो हमारे पास जो साक्ष्य होता है वो इतिहास में घटित घटनाओं की जानकारी के 3 साक्ष्य। कौन कौन सा साक्ष्य है? एक को कहते हैं पुरातात्विक, क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत के बाद दूसरा जो स्रोत होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत। वो क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। और तीसरा जो होता है वो होता है विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण। कंप्लीट। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है खुदाई, खुदाई से प्राप्त वस्तु जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलता है। अब खुदाई से प्राप्त वस्तु से हमें इतिहास की जानकारी कैसे मिलेगा? तो समझना है।
जैसे समझिए हम कहीं घूमने के लिए गए और वहां एकदम घना जंगल है और अनुमान लगाया जा रहा है, हम अनुमान लगाते हैं कि यहां लाखों वर्ष से कोई आदमी नहीं रहा होगा, लेकिन जब हम वहां खुदाई करते हैं पता चलता है ईटा निकल गया, पता चला कि सूती कपड़ा निकल गया, तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं? पता चला बर्तन निकल गया, तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नहीं यहां पर मनुष्य रहा होगा, यहां पर कोई सभ्यता रही होगी। और जब व्यापक खुदाई वहां पर हम करते हैं तो कहीं से भवन निकल जाता है, मंदिर निकल जाता है, सिक्का निकल जाता है, अभिलेख निकल जाता है, और फिर उस चीज से हम वहां के रहने वाले लोगों के वातावरण के बारे में जानते हैं। कंप्लीट है यहां तक? तो पुरातत्व की बात करें, इसमें क्या क्या रखा गया है? इसमें रखा गया है अवशेष को, इसमें रखा गया है किसको? इसमें रखा गया है अभिलेख को, इसमें रखा गया है किसको? तो इसमें रखा गया है सिक्का को, इसमें रखा गया है किसको? तो मूर्ति को, और अगर बात करें यहां भवन को। तो ये सभी क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास की जानकारी मिलता है। अब नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब लिखा हुआ स्रोत, और लिखा हुआ स्रोत जो है साहित्यिक स्रोत दो भागों में बट जाता है। एक को कहते हैं धार्मिक साहित्यिक स्रोत, क्या कहा जाता है? धार्मिक साहित्यिक स्रोत। और एक कहते हैं गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत, गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत, यानी वह पुस्तक जो हमें इतिहास की जानकारी देता है और जिसका संबंध धर्म से है, वही धार्मिक साहित्यिक स्रोत होगा। जैसे अगर बात करें वेद, जैसे बात करें पुराण, जैसे बात करें हम किसका? बात करते हैं उपनिषद का, किसका? उपनिषद का, ब्राह्मण ग्रंथ का, ब्राह्मण ग्रंथ का। तो ये सभी क्या है? ये सभी धार्मिक साहित्यिक स्रोत। फिर आगे हम बात करते हैं किसका? पिटक का, जो कि बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो पिटक कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं किसका? आगम का। तो आगम क्या है? आगम जैन ग्रंथ है। और इससे भी हमें क्या मिलता है? इतिहास की जानकारी। तो ये सभी जो स्रोत हैं, कैसे स्रोत हैं? ये सभी स्रोत ऐतिहासिक स्रोत में धार्मिक साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या है? कि वह पुस्तक जिससे इतिहास की जानकारी मिलता है लेकिन उसका संबंध किसी धर्म से नहीं है, वही गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत कहलाता है। जैसे अगर बात करें एक पुस्तक अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया था? चाणक्य के द्वारा किया। अर्थशास्त्र नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इस किताब का जो संबंध है किससे है? तो इसका संबंध है राजनैतिक से। किससे है? राजनैतिक से। तो अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया? चाणक्य के द्वारा किया गया। और उस पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलता है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो यह भी हमारा क्या है? गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। विदेशी यात्रियों का विवरण ध्यान दीजिए। अलग अलग समय में भारत में कई विदेशी यात्री आए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन आया था? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था जिसका नाम है इंडिका। और इंडिका से हमें किसकी जानकारी मिलता है? तो इतिहास की जानकारी। तो ये था हमारे क्या है? इतिहास को जानने के स्रोत। अब यहां आ जाइए, प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहेंगे? तो इतिहास का वैसा कालखंड जिसकी जानकारी हमें केवल और केवल किससे मिल रहा है? केवल और केवल पुरातत्व से मिल रहा है। केवल और केवल किससे मिल रहा है? पुरातत्व से मिल रहा है। और वही क्या कहलाता है? इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी हमें केवल पुरातत्व से मिल रहा है, लेकिन इस काल के मानव क्या थे? इस काल के मानव लिपि का आविष्कार कर चुके थे। अफसोस कि उस लिपि को आज भी नहीं पढ़ा गया है। वही इतिहास का कालखंड क्या कहलाता है? तो आर्ध ऐतिहासिक कालखंड। और ऐतिहासिक काल, ये ऐतिहासिक काल की बात करें तो इतिहास का वह कालखंड जिसकी जानकारी के हमारे पास तीनों स्रोत मौजूद है। प्रागैतिहासिक, ये सॉरी प्रागैतिहासिक है, पुरातात्विक स्रोत भी, साहित्यिक स्रोत भी, विदेशी यात्रियों का विवरण भी। तो वो इतिहास कहलाता क्या है? वो इतिहास कहलाता है ऐतिहासिक काल। अब ध्यान दीजिए, इस काल के हमारे पास क्या है? साहित्यिक स्रोत है, यानी लिखा हुआ स्रोत है। तो कहीं ना कहीं उस लिखे हुए स्रोत को हम पढ़े हैं,
तभी हम इस काल के साहित्यिक स्रोत से हम जानकारी प्राप्त किए हैं, यानी हम कह सकते हैं इस काल के लिपि को पढ़ा जा चुका। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस काल में लिपि का आविष्कार हुआ, तो वो हो जाएगा आर्ध ऐतिहासिक काल। किस काल के लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है? आर्ध ऐतिहासिक काल। किस काल में लिपि का आविष्कार नहीं हुआ? प्राग ऐतिहासिक काल। मानव पढ़ना लिखना सर्वप्रथम किस काल में शुरू किया था? आर्ध ऐतिहासिक काल। और किस काल के हमारे पास लिखित साक्ष्य मौजूद हैं जिसे पढ़ा जा चुका है? ऐतिहासिक काल। कंप्लीट है। अब इस तीनों में अगर हम सबसे पुराना बात करें, सबसे पुराना और सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है? तो सबसे बड़ा हमारे पास है क्या? तो वो हो जाएगा ये प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें, इसे कितने भागों में बांटा गया है? इसे 2 भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं पाषाण काल, स्टोन एज, पाषाण काल, और दूसरा को कहते हैं ताम्र काल। और ध्यान दीजिए, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और ताम्र का मतलब होता है तांबा। मानव सबसे पहले किसी धातु से परिचित हुआ था, तो वो सबसे पहले किस धातु से? तो वह तांबा से परिचित हुआ था। किससे परिचित हुआ था? तांबा से। अब पाषाण काल की बात करें तो यह सबसे पुराना काल है, और पाषाण काल भी कितने भागों में बटा है? तो पाषाण काल भी कितने भागों में? तो यह 3 भागों में बटा है। अब ध्यान दीजिए पाषाण काल की, इसकी हम बात करेंगे। पाषाण काल 3 भागों में बटा है, और वो कौन कौन सा भाग है? तो सबसे पहला भाग है जिसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। दूसरा कहते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा कहा जाता है क्या? इसको कहते हैं नव पाषाण काल। सिंपल समझना है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और जिस काल में मानव का हथियार पत्थर था, वही काल क्या कहलाया? वही काल कहलाया पाषाण काल। अब इस तीनों कालखंड में एक ही चीज समझना है। पूरा पाषाण बहुत बड़ा पत्थर इसका हथियार, मध्य पाषाण तनी छोट हो गया, और नव पाषाण एकदम नुकीला पत्थर इसका हथियार हो गया। यही क्या कहलाया? यही पाषाण काल कहलाया। अब पाषाण काल में ध्यान दीजिए, पूरा पाषाण में जो याद करने योग्य बात है वो हम देखेंगे पूरा पाषाण का। तो ध्यान दीजिए, इस काल में मानव जो था, मानव क्या था? तो मानव यहां पर आदि मानव था। यह सब मानव नहीं था। यह हम लोगों आप लोगों की तरह कपड़ा नहीं पहनता था। यह कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। क्या खाता था? तो मांस खाता था, फल फूल खाता था, कच्चा मांस। भूख लगा, कोई जानवर बगल से जा रहा है, उसको मार दिया, मारने के बाद उसको खा गया, और खाने के बाद जब पेट भर गया तो उसका जो मांस है वो कहीं ले जाकर रख देता था, और फिर जब 1 दिन 2 दिन के बाद भूख लगा, फिर वही कच्चा मांस खा जाता था। तो इस काल में मानव क्या था? आदि मानव था, और ये भोजन का क्या करता था? भोजन का संग्रह करता था। यानी इस काल में मानव जो था वो भोजन संग्राहक था। कंप्लीट। कहां रह रहा है? तो इसका निवास स्थान कहां पर था? जंगलों में था। और इस काल में मानव क्या किया? इस काल में मानव पहली बार आग का आविष्कार किया था। क्या किया था? आग का आविष्कार। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, जैसे हम हैं, आप हैं, आज से हम 50 साल पहले कल्पना नहीं किए थे कि एंड्रॉइड मोबाइल होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं एंड्रॉइड मोबाइल। आदमी अमेरिका में बैठा हुआ, 1 सेकेंड में हम उसको कॉल लगाते हैं, उसको हम देख लेते हैं वीडियो कॉल पर। और आज से 50 साल पहले यह कल्पना नहीं किया गया था। यह ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि समय के साथ मानव मस्तिष्क में भी क्या होता है? विकास होता है। और वही हो रहा है कहां? अब पूरा पाषाण से मध्य पाषाण में बताए थे, पूरा पाषाण में मानव क्या है? जंगल में रह रहा आदि मानव है। इसके मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समय परिवर्तित होते गया, इसके मस्तिष्क में विकास आया। और जब विकास हुआ तो मानव मध्य पाषाण काल में क्या किया? मध्य पाषाण काल में पहली बार पशुपालन की शुरुआत किया था। और पाला गया पशु क्या है? पाला गया पशु कुत्ता था।
नेक्स्ट अगर बात करते हैं नवपाषाण काल की, इस काल में क्या हो रहा है, इस काल में मानव मस्तिष्क का और ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा मानव मस्तिष्क का विकास हो रहा है मध्यपाषाण से नवपाषाण आने में। और मानव मस्तिष्क का जब विकास हुआ इस काल में मानव क्या किया, तो ध्यान दीजिए, मानव पशुपालन के साथ साथ यह क्या करना शुरू कर दिया, साथ साथ कृषि करना शुरू कर दिया। और कृषि सबसे पहले किसका, तो सबसे पहले कृषि हुआ था जौ गेहूं का। किसका हुआ था, जौ गेहूं। इस काल में मानव क्या कर रहा है, जब खेती कर रहा है तो इस काल में मानव का अस्थाई निवास आ गया था। मानव क्या हुआ, मानव अस्थाई निवास में रहने लगा। देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आदि मानव है, जंगल में रह रहा है, आज यहां कल वहां परसों वहां, कोई अस्थाई निवास मानव का नहीं है, घुमक्कर मानव है। लेकिन पहली बार मानव के जीवन में अगर अस्थायित्व आया था तो वो नवपाषाण काल में आया, अस्थाई निवास बनाया। इस काल में अस्थाई निवास बनाया, उसके बाद पशुपालन के साथ साथ कृषि करना शुरू कर दिया। फसलों को घर तक लाने के लिए इस काल में मानव के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, पहिया का। और मानव के द्वारा, ध्यान दीजिए, मानव के द्वारा किया गया प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार ही क्या है, पहिया है। मानव अगर पहली बार वैज्ञानिक रूप से कोई चीज का निर्माण किया था तो वो पहिया था। आज हम जो डिजिटल बोर्ड पर हम पढ़ रहे हैं यह भी क्या है, मानव का आविष्कार है। लेकिन मानव का यह पहला आविष्कार नहीं, मानव का यह अंतिम आविष्कार भी नहीं। मानव का पहला आविष्कार क्या था, तो वो पहिया था। इसके बाद अगर बात करें, मानव भोजन पकाने के लिए क्या किया, मृद भांड का निर्माण किया, मृद भांड का निर्माण। और ये मृद भांड का निर्माण मानव के द्वारा किया गया दूसरा वैज्ञानिक आविष्कार था। और फिर इस काल में मानव भोजन पकाने के लिए क्या किया, भोजन पकाने के लिए आग का उपयोग किया। आग का क्या किया, उपयोग किया। ध्यान दीजिए, बताए थे मानव इस काल में, यानी पूरा पाषाण काल में क्या है, भोजन संग्रहक है। इस काल में भी मानव भोजन संग्रहक था, लेकिन इस काल में मानव क्या किया, खेती करना शुरू कर दिया, कृषि करना शुरू कर दिया। मतलब मानव भोजन उत्पादक के साथ साथ अब क्या है, यह पहले तो भोजन संग्रह करता था, अब ये उत्पादन भी करना शुरू कर दिया। उत्पादन के साथ साथ अगर बात करें, मानव क्या किया, मानव संग्रह भी किया। यानी हम अभी की बात करें, हम क्या है, हम हैं भोजन संग्रहक के साथ साथ भोजन उत्पादक, क्योंकि हम खेती कर रहे हैं। तो शायद यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रागैतिहासिक काल की बात करें, दो भागों में बटा हुआ है। एक को कहते हैं क्या, पूरा ये पाषाण काल, दूसरा को कहते हैं ताम्रकाल। पाषाण काल तीन भागों में बटा है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इस तीनों कालखंड में मानव का हथियार क्या था, मानव का हथियार पत्थर था, बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर और नुकीला पत्थर। अब इस काल में मानव क्या था, तो सबसे पहला पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन काल है। और इस कालखंड में मानव क्या था, आदि मानव था, जंगल में रह रहा था। आग का आविष्कार किया, लेकिन प्रयोग करना नहीं सीखा। भोजन संग्रहक था, जमा करके रखता था। इस काल में मानव मस्तिष्क थोड़ा सा विकसित हुआ, पशुपालन की शुरुआत कर दिया, पाला गया पहला पशु कुत्ता था। इस काल में मानव का मस्तिष्क बहुत ज्यादा विकसित हुआ, पशुपालन के साथ साथ कृषि करना शुरू कर दिया। यह व्यक्ति अस्थायी निवास बनाया। इस काल के व्यक्तियों ने पहिया का निर्माण किया, मृद भांड का निर्माण किया, आग का उपयोग करना शुरू कर दिया। और ये इस काल में मानव भोजन संग्रहक से भोजन उत्पादक की श्रेणी में आ गया। चलिए आज का कहानी यहीं पर हम समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अब क्या, ऐतिहासिक स्रोत। चलिए धन्यवाद।